हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मानव कल्याण में सूझू लेसन माइक्रो सिम ह्यूमन वेलफेयर इसके जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दोनों का हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। इसमें पहला जॉर्ज बीडल, एडवर्ड टॉटम, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और डी जैकोब मोनड। तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसके राइटर आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है और नीचे आंसर में लिखा हुआ भी है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को माना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं का कार्य है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं ये क्या वर्क करते हैं? दूध का दही में परिवर्तन, विटामिन B12 की मात्रा में वृद्धि, पाचन तंत्र के रोगों की रोकथाम और डी आपका है उपरोक्त सभी। तो लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं का जो कार्य होता है वो दूध का दही में भी परिवर्तन करते हैं, विटामिन B12 की मात्रा में भी वृद्धि करते हैं और पाचन तंत्र के रोगों की रोकथाम भी वो करते हैं। इस हिसाब से उपरोक्त सभी, ये आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला प्रश्न तीसरा, दही का, दूध का दही जिसको हम योगर्ट के नाम से जानते हैं, में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? पहला स्टेप्टोकोकस लैक्टिस, दूसरा स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस, तीसरा लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस और डी आपका है BOC दोनों। तो आंसर में भी लिखा हुआ है स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो आपका बी है और लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस जो सी है। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर दोनों BOC ये सही हुआ। आप स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस नामक जीवाणु किण्वन द्वारा दूध को अर्ध ठोस बना देते हैं, जिसे मथने पर चिकनाई युक्त पदार्थ दही, जिसका दूसरा नाम है योगर्ट, प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। एक चीज जो होती है पनीर, वो उसका नाम है स्विस चीज। वो किस प्रकार के जो आपके जीवाणु होते हैं उनसे बनती है? पहला स्टेप्टोकोकस, दूसरा प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनी, तीसरा स्टेप्टोकोकस लैक्टिस, चौथा लैक्टोबैसिलस। तो जो स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र की उपस्थिति होती है वो आपकी प्रोपियो बैक्टीरियम सेरमनी के कारण होती है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगला, टोडी नामक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। तो टोडी नामक जो पेय पदार्थ होता है वो नारियल के पानी से तैयार किया जाता है। अगला, सैक्रोमाइसिस इलेप्सोडियस किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है। सैक्रोमाइसिस इलेप्सोडियस को अंगूर रस में डालने पर किण्वन वाइन बनाई जाती है। तो वाइन का ऑप्शन ए है आपका, तो आपका बी आंसर सही हुआ। अगला, सिरके के उपयोग निम्न में से है? संरक्षण, बी खाद्य पदार्थ में विशेष गंध, तीसरा अचार में और चौथा आपका है ए सभी। तो सिरके का काम संरक्षण करना भी है और खाद्य पदार्थ में विशेष गंध भी लाता है, अचार को भी प्रिजर्व करने का कार्य करता है। इस हिसाब से आपका ये डी आंसर सही हुआ। और नीचे इसमें आंसर में भी लिखा है, सिरके का उपयोग फल तथा सब्जियों के संरक्षण, खाद्य पदार्थ में विशेष गंध हेतु तथा अचार में प्रयोग किया। बाजार का जो आप लोग अचार लेकर आते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक सेफ बना रहता है, उसका कारण ही सिरके का यूज करना है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है, जिसमें सूची जो फर्स्ट आपकी है उसमें पहला स्टेनिन और दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए। मैंने आपको ये एंटीबायोटिक जब दवाइयाँ पढ़ाई हुई थी उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। तीसरा आपका है स्टेप्टोकाइनेज और चौथा है लाइपेज। अब सूची फर्स्ट इस साइड वाली हुई और सूची सेकंड जो आपकी है, सूची फर्स्ट ये हुई और सूची सेकंड आप लोगों की ये हुई। अब इनको मैच कराना है। तो जो स्टेनिन आपका है वो किस में यूज किया जाता है? तो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल हटाने में स्टेनिन का यूज किया जाता है। तो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल हटाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? स्टेनिन का। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए आपका दिया गया है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो आपका है वो प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में यूज किया जाता है। जब कोई भी
अंग ट्रांसप्लांट होता है तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। फिर स्टेप्टोकाइनेज जो आपका है वो रुधिर वाहिनियों में थक्का हटाने का कार्य करता है, तो ये सही हुआ। और लाइपेज जो आपका है वो तैलीय दाग हटाने में प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपका स्टेनिन, ये आपका स्टेनिन जो है वो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल हटाएगा इस तरीके से। साइक्लोस्पोरिन ये प्रतिरक्षा इस तरीके से। आप नीचे मैचिंग देखते हैं। इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो स्टेनिन का यूज रुधिर में कोलेस्ट्रॉल, तो फर्स्ट का कौन सा हुआ, थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड देखो इसमें कहीं आ नहीं रहा, फर्स्ट का थर्ड ये वाला, तो इस हिसाब से डी आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला प्रश्न, प्रतिजैविक शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिजैविक जो शब्द है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स को कहते हैं, ये मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है। प्रतिजैविक शब्द जो बॉक्समैन आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था और सन 1942 में इन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? यूपी बोर्ड 18 में प्रश्न ऑप्शनल आ चुका है। पेनिसिलिन की खोज आपके जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं उन्होंने की थी, तो आप लोगों को इसका आंसर मालूम है, फ्लेमिंग। अगला, टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है तो विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो टेरामाइसिन जो आपका एंटीबायोटिक नाम है, मैंने इसका भी चार्ट बनवाया हुआ था। तो टेरामाइसिन जो आपके ये एंटीबायोटिक्स है ये जीवाणु से प्राप्त की जाती, तो पहला आंसर आपका सही हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से सेलुलोज एंजाइम का उत्पादन किससे किया जाता है? पहला ट्राइकोडर्मा रिसी, दूसरा माइरोथीसियम बैरुकेरिया, सी एस्परजिलस नाइगर और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कवक सेलुलोज एंजाइम का उत्पादन करते हैं, इस हिसाब से ये आपका डी जो आंसर है वो सही है। अगला, बाहित मल का प्राथमिक शुद्धिकरण उपचार है। तो बाहित मल जिसमें आपका सीवेज ट्रीटमेंट मैंने तीनों पढ़ाए हुए हैं आपको। प्राथमिक शुद्धिकरण जो उपचार आपका होगा वो आपका फिजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, जिसमें हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन दोनों क्रियाएं करते हैं। और अगला प्रश्न, प्राथमिक अपांग में उपस्थित होता है। तो जो प्राइमरी स्लज आपके होते हैं जिसमें हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, तो उसमें जो आपके ठोस अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, उनको अलग किया जाता है, तो इस हिसाब से पहला आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला, सक्रिय अपांग को किस में भेजा जाता है? पहला सेटलिक टैंक, दूसरा किण्वक, तीसरा अवायवीय अपांग संपाचरित और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके एक्टिविटी स्लज होते हैं उसका जो हम शुद्धिकरण के रूप में उसको जो अवायवीय आपका स्लज टैंक होता है उसमें इसको भेजा जाता है, तो ये आपका जो जैविक ट्रीटमेंट होगा उसके अंतर्गत ये आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। एक्टिविटी स्लज को अवायवीय अपांग या अवायवीय आपका जो टैंक होता है उसमें भेजा जाता है। इसमें अवायवीय टैंक में एनएरोबिक जो आपका जीवाणु रहता है वो संख्या में वृद्धि करते हैं और अपघटन से, इन जीवाणुओं के अपघटन से मीथेन, जिसको हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें निकलती हैं, जिनको हम संयुक्त रूप से जैव गैस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस बाहित मल उपचार के बाद जल प्राकृतिक स्रोतों में भेजा जा सकता है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। तो जो थर्ड ट्रीटमेंट आपका होता है जिसको हम टर्सरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं और जल शुद्ध हो जाता है, तो इस उपचार को हम तृतीयक उपचार के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से ये आपका तृतीयक उपचार आंसर सही हुआ। और तृतीयक उपचार करने के बाद क्लोरीन जब हम प्रवाहित कर देते हैं और शुद्ध करने के लिए जल को, उसके बाद हम तृतीयक ट्रीटमेंट के बाद ही जल को प्राकृतिक स्रोतों में छोड़ सकते हैं, जिससे जल हानिकारक नहीं होता है और प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला, निम्न में से गैसोहल है डीजल एवं एल्कोहल का मिश्रण, पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण, हरित गैस एवं एल्कोहल का मिश्रण, केवल एल्कोहल। तो गैसोहल जो है वो पेट्रोल और जो एल्कोहल का मिश्रण है उसको हम सामूहिक रूप से जब मिला देते हैं
तो उसको हम गैसोहल के नाम से जानते हैं। और गैसोहल का जो यूज है वो बाहर विदेशों में इसका यूज किया जा रहा है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो एल्कोहल के प्रयोग से स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में इसको यूज कर रहा है। जब हम गैसोहल में पेट्रोल एल्कोहल के मिश्रण को यूज करते हैं या करना चाहते हैं आगे भविष्य में, तो पेट्रोल इंजनों को थोड़ा सा हम परिवर्तित करके इस ईंधन का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे आज ब्राज़ील देश कर रहा है इन चीज़ों का यूज। तो इस हिसाब से आपका ये बी आंसर सही हुआ। पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को हम सामूहिक रूप से गैसोहल के नाम से जानते हैं। अगला, बायोगैस में होती है, तो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में आप लोगों को पता है CH4 गैस निकलती है, उसके बाद CO2 गैस निकलती है। तो इस हिसाब से जब हम आंसर देखें तो ए आंसर आपका सही होगा, जिसमें CO2, CH4 और आपकी हाइड्रोजन और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 4 गैसें निकलती हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस के मुख्य घटक में मैंने बताया आपको सबसे अधिक मात्रा में 50 से 70% मीथेन गैस निकलती है। इस हिसाब से ये आंसर आपका सही हुआ। और जापान की एक कंपनी ने बायोगैस संयंत्र से अधिक तीव्रता से मीथेन प्राप्त करने के लिए किस जीवाणु की खोज की है? पहला मैथिनोबैक्टीरियम फॉर्मिसिकम, मैथेनोबैक्टीरियम कैंडोमेंसिस, मैथेनोस्प्रेलियम हंगेटियाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि जो जापान की एक कंपनी है वो किस तरीके के जीवाणु का यूज कर रही है जिससे अधिक मात्रा में हम बायोगैस बना सकते हैं। तो इसमें आपका मैथेनोबैक्टीरियम कैंडोमेंसिस इस जीवाणु का यूज कर रही है। अगला प्रश्न, भारत में जैवगैस को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य संस्थान है। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दूसरा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, सी दोनों ए व बी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग, ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं। इस हिसाब से ये सी आंसर आप लोगों का सही हुआ। अगला, पेट्रोलियम उत्पाद में प्रयुक्त जीव है, तो पेट्रोलियम के उत्पादन में जो प्रयुक्त जीव है, पहला विषाणु, दूसरा ब्रोट्रायोकस ब्राउनी, सी लैक्टोबैसिलस, चौथा स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपका जो पेट्रोलियम उत्पादन में जिस जीव का यूज किया जा रहा है वो आपका जीव ब्रोट्रायोकोकस ब्राउनी है। ये जो आपका जीव है इसके माध्यम से हम एक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स का स्त्रावण करते हुए देख सकते हैं। इन हाइड्रोकार्बन से कच्चे तेल के समान एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इन शैवाल का लगभग 30% कोष की भार पेट्रोलियम होता है। तो हम ब्रोटायोकोकस ब्राउनी से पेट्रोल का उत्पादन कर सकते हैं, जो आपका इको फ्रेंडली भी है और इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता है। अगला प्रश्न, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस है, तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट पढ़ोगे तो उसमें इस जीवाणु के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस को हम बीटी के नाम से भी जानते हैं, बीटी। तो बी का मतलब है बैसिलस और टी का मतलब है थ्यूरिजिएंसिस। तो बी से बैसिलस और टी से थ्यूरिजिएंसिस। कैरोलस लिनियस के अनुसार प्रथम जो शब्द होगा जो आपका वंश को डिनोट करता है वो कैपिटल बनता है और जो जाति को डिनोट करता है वो आपका स्मॉल बनता है। तो ये एक मृदी कवक है जो मिट्टी में पाया जाता है। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस एक जीवाणु है, तो आपका इस हिसाब से आंसर जीवाणु बी ए सही हुआ। अगला, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस कार्य करता है जैव उर्वरक का, जैविक कीटनाशक का, जैव ऊर्जा का, इन सभी का। तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो आपका जीवाणु है वो कीटनाशक की तरह वर्क करता है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको जो बायो कंट्रोलर्स पढ़ाए थे, जीवाणुओं द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय बैक्टीरिया, कंट्रोल बाय वायरस, कंट्रोल बाय फंगाई, कंट्रोल बाय प्रोटोजोन्स। तो मैंने उसमें आपको कंट्रोल बाय बैक्टीरिया जो पढ़ाया हुआ था उसमें बीटी के बारे में मैंने बताया हुआ। आजकल जो फसलें तैयार की जा रही हैं बीटी पादप से, उसमें कोई भी केमिकल का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी जो भी आपका कीटाणु होता है या जो भी हानिकारक जीव होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जब इस तरीके के प्लांट पर बैठते हैं तो ये एक तरीके के अविष्ट प्रोटीन निकालता है
और जीवाणु के इस तरीके के जीवाणु के प्रवेश के माध्यम से जो भी कीटाणु होता है वो अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, बैसिलस थ्यूरीजेंसिस कार्य करता है, इसका आंसर आपका जैविक कीटनाशक है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की आप लोगों से। अगला, निम्न में से कौन कीटों के नाश के लिए उपयोगी है? पहला बैकिलोवायरस, बी एंटोमोप्थोरा, सी माइक्रोस्पोरोडिया और डी ये सभी। आप लोगों को याद होगा जो बायो कंट्रोलर्स एजेंट्स मैंने पढ़ाए थे उसमें बैकिलोवायरस का मैंने आपको यूज बताया था। कंट्रोल बाय वायरस में बैकिलोवायरस के माध्यम से जो विषाणु द्वारा कृषि या खेतों में जो फसलें नष्ट होती हैं तो उसमें बैकिलोवायरस का यूज करके हम खेत में जो फसलें होती हैं तो नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो बैकिलोवायरस कंट्रोल बाय वायरस उसके रूप में बैकिलोवायरस का यूज करते हैं। एंटोमोप्थेरा आपका है तो एंटोमोप्थेरा कंट्रोल बाय फंगाई, इसमें एंटोमोप्थेरा के माध्यम से हम कवकों के द्वारा होने वाली क्षति को रोक सकते हैं। और माइक्रोस्पोरोडिया ये आपका है तो ये कंट्रोल बाय प्रोटोजुआ, इसके माध्यम से हम प्रोटोजुआ से होने वाली जो फसलों को क्षति होती उसको आसानी से रोक सकते हैं। इस तरीके से तीनों ही आपके कीटों के नाश के लिए उपयोगी हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ये सभी सही होगा। अगला राइजोबियम है तो राइजोबियम आपको पता होगा लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी नोड्यूल में पाया जाता है और एक तरीके का है सहजीवी जीवाणु है और ग्राम नेगेटिव भी जीवाणु है। तो इस हिसाब से ये आंसर आपका ए तथा बी ये वाला आंसर सही हुआ क्योंकि ये सहजीवी जीवाणु भी है और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु भी है। और ये दलहनी फसलों जितनी भी होती हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला, लैग हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? कवक मूल में। दूसरा लेगुम पातमुखी मूल में। तीसरा प्रबाला मूल में और डी है अपस्थानिक मूल में। तो जो आपका लैग हीमोग्लोबिन जो वर्णक आपका है ये सहजीवी जो जीवाणु आपका है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम उन पादपों की जड़ों में पाया जाता है और उनकी ग्रंथिकाओं में लाल प्रकार का जो वर्णक होता है लैग हीमोग्लोबिन उसको ये बनाता है और ये वर्णक क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका लेगुम पादपों के मूलों में पाए जाने वाला वर्णक है। अगला प्रश्न, निम्न में से मृतोपजीवी जीवाणु है? बैसिलस मायोकिट्स, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गारिकस और ए सभी। तो ये सभी जीवाणु मृतोपजीवी हैं, बैसिलस माइकोइडस, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गारिकस ये सभी। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये सभी सही हुआ। अगला, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है मृतोपजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु और इसके बाद ये आपका चौथा मृतोपजीवी जीवाणु। तो माइकोराइजा ये कवक मूल से संबंध होता है, इसमें कवक और जो आपके मूल के बीच सहसंबंध पाया जाता है उसमें आपका ये सहजीवी जीवाणु के रूप में वर्क करता है। तो माइकोराइजा जो आपका होगा वो एक तरीके से सहजीवी कवक होगा, जीवाणु नहीं सॉरी सहजीवी एक कवक होता है और कवक और पादपों की जड़ों के बीच ये आपका सहजीवी संबंध होता है। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर ये सही हुआ। मैंने आप लोगों को 31 प्रश्न जो बहुविकलीय प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे इस लेसन के मैंने पूरे कराने का प्रयास किया है। इसके बाद आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी मैं आज कराऊंगी। खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न, पाश्चुरीकरण विधि किसने दी थी? तो लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाश्चुरीकरण की विधि दी थी। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकरण विधि क्या है? तो पॉस्चराइजेशन, पॉस्चुरीकरण विधि में दूध को 15 सेकेंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके शीघ्र ही ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, परंतु इन जीवाणुओं के सभी बीजाणु और कोशिकाएं नष्ट नहीं हो पाती हैं और रोगकारक बीजाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। यह विधि लुई पाश्चर ने दी थी। तो दूध को एक नियर टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं, फिर उसको उतनी ही तेजी से हम ठंडा करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो भी आपके बीजाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और इस क्रिया को हम पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। जितने भी बड़े बड़े ये आपके उत्पादन या फैक्ट्री वगैरह होती हैं उनमें इस तरीके की क्रिया की जाती है दूध को काफ़ी टाइम तक फ्रेश रखने के लिए। अगला प्रश्न आपका है,
स्विस चीज़ में बड़े छिद्रों का कारण बताइए। तो जो स्विस चीज़ होती है पनीर, उसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी नामक जो बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है, जिसके कारण स्विस चीज़ में बड़े बड़े छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो सॉफ्ट होती है। सूक्ष्म जीवों के कौन से औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं सूक्ष्म जीवों से? तो मैंने आपको लेसन में लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पेय पदार्थ, जिसमें आपका एल्कोहलिक जो पदार्थ होते हैं, जिसमें वाइन, विस्की, रम, ये सब तैयार किए जाते हैं। सिरका है आपका, ठीक है, ये सब बनाया जाता है। चाय है आपकी, तम्बाकू है, तो ये जो तम्बाकू खाते हैं और चाय हम पीते हैं, तो इस तरीके से सूजीव के माध्यम से हम पेय पदार्थों को भी बनाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं, साइक्लोस्पोरिन ए आपकी स्टेनिन है, तो ये भी आपकी एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं। कार्बनिक अम्ल हैं आपके, वो तैयार किए जाते हैं। और कई सारे जो एंजाइम होते हैं, लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सारे भी आपके औद्योगिक उत्पाद जो तैयार किए जाते हैं, वो सूजियों की मदद से ही तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न, टॉप ईस्ट और बॉटम ईस्ट में क्या अंतर है? तो जब शर्करा के घोल से हम वाइन बनाने का प्रयास करते हैं, अल्कोहलिक पदार्थ, तो उसमें शर्करा के घोल में जो ईस्ट ऊपर तैरती रहती है, ईस्ट किसको कहते हैं? फंगाई को, उसे हम टॉप ईस्ट कहते हैं। टॉप का मतलब ऊपर, ठीक है। और जो ईस्ट घोल के नीचे की ओर रहती है, उसको हम कहते हैं बॉटम। बॉटम का मतलब ये होता है तली में, और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो जो ऊपर तैरती रहती है शर्करा के घोल में, उसको हम क्या कहेंगे? टॉप ईस्ट। और जो नीचे रहती है उसको हम कहते हैं बॉटम ईस्ट। अगला, सिरका का निर्माण किस यंत्र में होता है? तो सिरका का निर्माण जो ट्रिकलिंग जनित्र आपका टैंक होता है, उसमें किया जाता है। सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? ये 2018 में यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था। सिरका या एस्टिक अम्ल के, सिरका का दूसरा नाम क्या है? एस्टिक अम्ल। केमिकल भाषा में इस अम्ल को हम एस्टिक अम्ल से जानते हैं। के निर्माण के लिए सिरका के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी, इसी माइकोडर्मा एसिटी का दूसरा नाम क्या है? अथवा लगा हुआ है। एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे सिरका तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की तथा यह किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन आपको पता है पहली एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही खोजी थी, और एक प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि है जो पेनिसिलियम नोटेटम से ये तैयार की जाती है। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक कवक का नाम है, उससे प्राप्त की जाती है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूजी द्वारा किया जाता है? यूपी बोर्ड 18 में प्रश्न पूछा गया था। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा चाय के पत्तियों में जो टेस्ट लाया जाता है, वो उस जीवाणु के माध्यम से लाया जाता है। अगला, किस ग्रुप के शैवालों द्वारा एकल कोष का प्रोटीन प्राप्त की जाती है? तो क्लोरोफाइसी ग्रुप के जो शैवाल होते हैं, उनसे प्रोटीन, ये आपकी एकल कोष का प्रोटीन है, इसको प्राप्त किया जाता है। और एग्जाम्पल में है स्पाइरुलिना, ये प्रोटीन का नाम है। अगला, किन्हीं दो एकल कोष का प्रोटीन स्रोतों के नाम लिखिए, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है। ये प्रोटीन के उत्पादन में आपके जो शैवाल है, ये शैवाल है आपका, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शैवाल, ये भी आपका एल्गी है शैवाल, और ये भी आपका एक एल्गी है शैवाल। इससे उच्च क्वालिटी की जो प्रोटीन होती है अधिक मात्रा में, वो मिलती। मैंने आज आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ क्रम से पढ़ाया हुआ है। मुझे आशा है आप सभी लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं। मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को, कोई भी प्रश्न मैंने छोड़ा हुआ नहीं है। इस तरीके से आपके 14 अंक की यूनिट थी, 2 लेसन थे 14 अंक में, 7-7 अंक के दोनों लेसन थे, मैंने वो उससे पूरे फिनिश करा दिए। अब मैं अगली जो नई यूनिट आपकी होगी उसको लाने का प्रयास करूँगी, और आप लोग इसे 2025 के बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन मान के नोट्स बनाते जाएंगे।